नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है आज की एक और शानदार क्लास में। आज हम फिर से करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का सॉल्यूशन। इसमें हम केवल और केवल अच्छे सवालों को ही करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस, वो सवाल जो थोड़ा सा बेहतर थे, बेहतरीन थे, जिनको करने में थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ा सा ट्रिकी थे। इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं को हम देखेंगे, बाकी कोई भी ऐसे सवाल को हम नहीं देखेंगे, छोड़ दे रहे हैं, जिससे कि इसमें हमारा समय जाए और तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। इस वजह से हमने केवल अच्छे सवाल ही इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला सवाल आपके सामने है, आप इसको पहले पढ़िएगा उसके बाद करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसने कहा है कि 120 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को पी द्वारा आर को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। कितने % के लाभ पर बेचा जाता है? 12% के लाभ पर। आर इस वस्तु को 45.6 रुपए के लाभ के साथ क्यू को बेचता है। यदि पी द्वारा उसी वस्तु को सीधे क्यू को उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो पी का लाभ परसेंट क्या होगा? पहले तो सीन पूरा समझ लीजिए क्या हो क्या रहा है। पी है 120 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है। इसने क्या किया? इसने आर को वस्तु बेच दिया और 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। यहाँ पर आर ने कुछ पैसा जितने भी बेचा हो पी को दिया। फिर इस आर ने क्या किया? इस आर ने क्यू को वह सामान बेच दिया और इसने 45.6 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉफिट बता रहा है और यहाँ पर आर ने जो प्रॉफिट लिया है उसको इसने पैसे में बता दिया। अब सवाल ये कह रहा कि अगर पी जो है आर को ना बेचकर सीधा क्यू को बेचता और उतने में ही बेचता जितने में कि अभी आर ने क्यू को बेचा है, तो सीधा पी को कितने % का प्रॉफिट होता है ये हमें निकालना है। तो कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले तो पी ने 12% का प्रॉफिट लेना ही लेना उसको, तो 12% का प्रॉफिट कितना होगा? 12% का प्रॉफिट होगा 14.4 रुपया। वो यहाँ से लेना चाहिए इसको। इसके बाद और कहाँ से इसको प्रॉफिट लेना चाहिए? इसको प्रॉफिट लेना चाहिए जो प्रॉफिट पी ने लिया, सॉरी आर ने लिया है। इसका मतलब कि 45.6 रुपया का और प्रॉफिट लेना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है? टोटल हमारा बन रहा है 60 रुपया का प्रॉफिट बन रहा है। मतलब ये कि पी को 60 रुपया का प्रॉफिट होगा अगर वो डायरेक्ट क्यू को बेचेगा। और पी का विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी क्रय मूल्य कितना है? 120 है। तो 60/120 गुणा में 100 काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50%। 50% बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में है कि प्रथम वर्ष के दौरान एक स्कूल की कक्षा X में विद्यार्थियों की संख्या में 12% वृद्धि हुई और द्वितीय वर्ष के दौरान इसमें 9% की कमी आई। द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यार्थियों की संख्या 1274 थी। प्रथम वर्ष की शुरुआत में कक्षा X में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी यह हमें बताना है। तो हो क्या रहा है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का नियम लग रहा है। इसको हम लगाने के लिए हम क्या मानते हैं? हमने माना कि शुरुआत में जो संख्या थी स्टूडेंट की वो 100 थी। अगर शुरुआत में 100 थी, पहले 12% की वृद्धि होगी और फिर उसके बाद 9% की कमी। अगर हम 12% की वृद्धि करते हैं तो 112 हो जाएगा और फिर उसके बाद 9% की कमी करते हैं। 9% कितना होगा? तो देखिए 1.12 ये हमारा 1% गुणा 9 कर देंगे। 9 दूना 18, 9 एक 9, 9 एक 10, हासिल आ गए 1, 9 एक 9 1 10। 0.2 अंक बाद लगाना है, मतलब 10.08 घटा देंगे। तो 112 से अगर हम 10.08 घटा दें तो आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0 1। तो हमारे पास अब फाइनल वैल्यू आ गई 101.92। यहाँ पर बताया गया है कि फाइनल वैल्यू 1275 थी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे जो
274 है वो हमारे 101.92 के बराबर, और हमें 100 का मान पता करके बताना है। पॉइंट यहाँ से हटा दो तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करते हैं। 12 पंचे 60, 12 नवैया 108 होता है ना, 12 8 96, 8 चौक 32। क्या 8 बार कट रहा है का? तो 8 बार में ये कटता हुआ दिख रहा है। अगर 8 से ये कट जाएगा तो 1000 से 8 से हमारा 1000 कटेगा तो 125 आ जाएगा, और पीछे एक जीरो बच गया। तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? तो उत्तर हमारा आ जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक बर्थडे टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार के जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऐसी 15 टोपी बनाने के लिए अभीष्ट कागज की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? है ना, देखिए टोपी जो है ना वो शंकु की आकार की है। किस आकार की है? तो शंकु की आकार की है। इसमें से त्रिज्या दे दिया है 6, ऊंचाई दे दिया है 8, तो जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का। इस ट्रिपलेट की मदद से इसकी जो स्लैंट हाइट है, मतलब कि तिरछी ऊंचाई है, वो कितनी हो गई? 10 हो गई। अब हमारे पास ये स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई को L से लिखते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल होता है शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है। और कितने हमें बनाना है? 15 टोपियां बनानी है, इसलिए इसमें कितने का गुणा करेंगे? 15 का गुणा भी करेंगे। तो 15 गुणे पाई की वैल्यू यहाँ रखना है 3.14 गुणा आर की वैल्यू 6 और एल की वैल्यू 10। अभी इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 15 छक्का 90 और 90 गुणे 900 हो जाएगा, है ना। तो ये 3.14 इंटू 900 हो गया। अब हमने क्या किया? हमने 2 जीरो यहाँ से हटा के ये पॉइंट हटा दिया। अब हमें मात्र 314 को 9 से गुणा करना है। गुणा कर दीजिए। 9 चौक 36, 3 आ गए, 9 एक 9 3 12, हासिल आ गए 1, 9 तिरिक 27, 1 28। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल था थोड़ा सा अच्छा, है ना। यहाँ पर बर्थडे टोपी जो है उसका लंबवृत्तीय शंकु के आकार की ना, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा हमको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस तरह से ये आसानी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5%, 6.5% दर पर ऋण देते हैं। तुषार प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद तुषार द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर बताना है। देखिए अंतर है कहाँ पर? समय में अंतर है नहीं, मूलधन में अंतर है नहीं, अंतर कहाँ पर है? तो अंतर इनके रेट में है। पहले 3.5 था और बाद में 6.5 है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 3% का अंतर है। साधारण ब्याज कह रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे? समय का इसमें गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ब्याज का परसेंट, मतलब ब्याज के बीच में अंतर जो है। तो 3 तिरिक का 9%। अब ये 9% किसका निकालना है? ये 9% निकालना है मूलधन का। मूलधन का 9%। तो मूलधन कितना है हमारा? 2 लाख है। इसका मतलब 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 9 गुणे 2 18। 18 से शुरू होना चाहिए और पीछे ढेर सारे जीरो होना चाहिए। और वो ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। और इस तरीके से ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, इसको करके बताइए भाई, है ना। इसको करिएगा भाई, जल्दी से करके बता दो। कंचन ने एक दुकान से 1130 में 52 किताबें खरीदी और दूसरी दुकान से 920 में 47 किताबें खरीदी। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई औसत मूल्य कितनी हो गई? ये एक तरह से देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इतना आसान नहीं, मतलब कि है आसान पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें। जैसे कैसे करेंगे इसको? जैसे हमारा पहले जो
कंचन ने एक दुकान से 1130 में 52 किताब खरीदी ना, तो प्रत्येक की कीमत 1130 गुणा 52 प्लस 920 गुणा 47, औसत निकालना इसलिए टोटल से भाग, कितना 52 प्लस 47। अब यहाँ पे सारा खेल है इस कैलकुलेशन का, इसको जैसे ही हल कर लेंगे वो आंसर हमारा आ जाएगा। नीचे देखिए जोड़ के तो हमारा आ गया पूरा 99, जोड़कर 99 आ गया। अब रही बात गुणा की, तो जो बच्चा तेजी से गुणा करेगा उसी का आंसर पहले आएगा। तो चलिए गुणा करते हैं जल्दी से। 2 3 6, हासिल आ गए 1। कुछ नहीं भाई, हासिल कहाँ से आएगा, हासिल नहीं आएगा। 2 3 6 में हासिल आने लगेगा क्या? 2 3 6 में हासिल नहीं आएगा। तो 2 3 6, 2 1 2 और 5 3 15, 15 2 17, अब हासिल आ गए 1। फिर 2 1 2, 2 1 3 और 5 1 5, 5 3 8, और फिर उसके बाद 5 1 5, लास्ट में 0। ये हमारा आ गया 58760 प्लस। अब गुणा करते हैं 92 गुणे 47, 7 दूना 14, हासिल आ गए 1। 9 फते 63, 63 1 64 और 6 4 दूना 8, तो हो गया हमारा 72, कैरी आ गया 7 और 9 चौक 36, 36 में अगर 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 43। लास्ट में 0 लगा था इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिए। 43240। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 0 से 0, 6 और 4 10, हासिल आ गए 1। 7 और 3 10, हासिल आ गए 1। 8 8 4 12, हासिल आ गए 1 और 5 5 10, डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पर फिर से देखिए 9 से ऊपर कटने वाला है नहीं, 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, है ना, 3 से काट सकते हैं। लेकिन देखिए आंसर जो है ना हमारे काफ़ी करीब करीब है, काफ़ी करीब करीब है। अच्छा अगर ये 100 होता तो 1020 होता उत्तर हमारा। लेकिन अगर ये 100 से कम है, 100 से कम है, तो उत्तर हमारा इससे बड़ा आएगा। उत्तर अगर हमारा इससे बड़ा आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 उत्तर नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ रही है हमारी? देखिए हर अगर हमारा छोटा है तो आंसर हमारा बड़ा आता है, ठीक है, वरना आप इसको भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा पहला। लेकिन यहाँ पर चतुराई ज़्यादा काम आनी चाहिए, है ना, कि एक स्टूडेंट है जो इसको 99 से भाग करने आगे बढ़ गया, लेकिन वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है उसने ये दिमाग में लगा लिया कि अगर ये 99 के बजाय 100 होता तब तो आंसर होता हमारा 10 20 करके, है ना, ये वाला हो सकता था। लेकिन यहाँ 100 नहीं है ना, अगर 100 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है हमारा इससे 10 20 जो है 1020 इससे ज़्यादा आने वाला है। इससे ज़्यादा कौन सा इसके नज़दीक है? यही ऑप्शन नज़दीक है, ये थोड़ा और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है ना। तो इस तरह से हम इसको जल्दी लगा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसको काट के भी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने चाल समय दूरी का प्रश्न है, करेंगे आप लोग। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है? अब देखिए इस तरह के सवालों में ज़रूरी है कि पहले हम टोटल दूरी माने क्या, कैसे मानेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 1/3, तो हम इससे शुरू होंगे, मतलब 1/3 बोल रहा है ना, 1/3 बोल रहा, तो इसलिए हम टोटल दूरी मानेंगे 3x। टोटल दूरी कितनी मानेंगे? 3x मानेंगे, और 3x का 1/3 x होगा। 3x का 1/3 कितना होगा? 1/3 x होगा। अब क्या करेंगे? अब हम x जो दूरी है उसको चला रहे हैं कितने की स्पीड से? उसको हम चला रहे हैं 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बाकी बची हुई जो दूरी है जो कि 2x है वो हम चला रहे हैं 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और अगर हम दोनों को जोड़ लें, क्योंकि ये दोनों समय बन गया भाई। समय क्या होता है? समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे
चाल, तो यहाँ दूरी लिखा हुआ है और हर में चाल लिखी हुई है, इस वजह से ये क्या है, समय है। तो टोटल समय हमको यहाँ कितना दिख रहा है, टोटल समय हमको यहाँ पे 6 दिख रहा है। इसको हल करके हमें 3x की वैल्यू बतानी है। पहले तो 2 से इसको काट देंगे तो 23 आ जाएगा। बेस में दोनों जगह 23 लिखा है, आधार में 23 नोट कर लिया। x और x मिलके हो गया 2x बराबर 6। अभी यहाँ से x को, इसको 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और इस तरीके से x बराबर 3 से 3 तरीका 9 और 3 दूना 6, 69 आया। लेकिन हमें 3x का मान निकालना है, इसलिए अभी क्या 3 से और गुणा कर देंगे। तो 9 तिरिक 27, 2 6 तिरिक 18, 2 20, उत्तर हो जाएगा हमारा 207। क्लियर है बात? बोलिए भाई, क्लियर है बात? एकदम समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत शानदार सवाल है ये। सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए। करा त्रिभुज LMN में माध्यिका MX और NY एक दूसरे के लंबवत है और Z पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि MX जो है वो 20 है, NY जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। उसके बाद इसने कहा इनका नाम रख देते हैं भाई, इनका नाम रख देते हैं LMN। अब इसने कहा है कि 2 माध्यिकाएं हैं। पहली माध्यिका कौन सी है? पहली माध्यिका कौन सी है? तो पहली वाली एक ने कहा कि MX है, ये हमने यहाँ से यहाँ एक MX खींच दिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक NY है, यहाँ से हमने एक NY खींच दिया बराबर। और ये जो है ना एक दूसरे को के लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे लंबवत है ना, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा। और ये बिंदु Z है, Z पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये M, ये X है, N ये Y है। अभी क्या कह रहा है कि MX जो है, ये MX जो है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, NY की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना है पूरे जो ये हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है भाई, आराम से समझेंगे इसको, बहुत मजा आएगा इसको समझ के। देखिए यहां से कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि भुजा नहीं दिया गया है। अगर भुजा नहीं दिया गया है तो हम नहीं लगा सकते। पर मुझे एक चीज यहां पर दिख रही है, क्या ये अगर माध्यिका है, अगर ये माध्यिका है तो ये 2:1 में बटेगी, मतलब ये 1 पार्ट, ये तो 2 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट तो ये 2 पार्ट होगा। बोलिए हाँ या ना? होगा। तो अगर ये माध्यिका है और इसे हम इस रेशियो में बांट सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये वाला दूरी अगर निकाल लें, ये दूरी अगर हम निकाल लें, समझिएगा ध्यान से भाई, ये दोनों दूरी निकाल लें तो हमें इनके बीच का कोण मालूम है। और वो कोण कितने का है? वो कोण हमारा 90 डिग्री का है। वो कोण हमारा कितने का है? 90 डिग्री का है। हम इतने का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से मैच मिला दें तो आपको दिखेगा कि एक ये वाला एरिया भी सेम है, ये वाला एरिया भी सेम है और ये वाला भी, मतलब 3 गुणे त्रिभुज MZN कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 गुणे त्रिभुज MZN कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा पूरा फोकस है इसको और इसको भुजा को निकालना। वो कैसे निकलेगा भाई? 1:2 में बढ़ रहा है, तो हमने कहा 1:2 में बढ़ रहा है, तो चलिए इसको हम बांट लेते हैं और फिर लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला लिख लीजिए भाई, फार्मूला क्षेत्रफल का। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज के, वो लगाएंगे हम 1/2 AB साइन थीटा। जहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे, और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। सबसे पहले हम A का मान निकाल लेते हैं। A का मान कैसे निकलेगा? A हम इसको निकालते हैं, इसको, तो 30
टोटल है जिसमें से 1 और 2 पार्ट में बांटना है, तो हमारा ए का मान 20 आ जाएगा और बी का मान कितना आ जाएगा, टोटल 20 है तो 20/3 और 2 पार्ट का मान निकालना है इसलिए इंटू 2, तो हो जाएगा हमारा 40/3 हो जाएगा। बात बराबर है। ए बी मिल चुका है हमें, अब रख देते हैं 3 गुणे 1/2 ए बी 20 गुणे 40/3 गुणे साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे 3 से 3 तो कट गया, इससे काट दिया 20 को तो 10 आ गया, 400 और साइन 90 का मान 1 होता है तो 400 गुणे 1 उत्तर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, ये सवाल बहुत शानदार था, बहुत बेहतरीन था। ठीक है, एक देखा जाए ना तो ये स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़िया है। इस तरह के सवाल सीजल जैसे परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाए, है ना। मेंस का पेपर हो तो ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो कितनी बढ़िया बात है, लेकिन क्या ही कहा जाए, एकदम आसान सवाल तो सीजल मेंस में आजकल पूछ रहे हैं। ये एक सवाल मिला बहुत बेहतरीन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, आपने पहली बार में इस सवाल को कैसे लगाया था, कमेंट में करके बताइएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, कह रहा कि साफिया ने अपनी हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर 14/2/7% के रूप में की। देखिए 14/2/7% का मतलब होता है 1/7। इसकी हानि है ना, ये किस चीज़ की गणना की है, हानि की गणना की है। हानि का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि 7 वाला जो सामान था उसने 6 में बेच दिया है। इसने पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये हमारा सीपी, ये हमारा एसपी। इसने कहा विक्रय मूल्य पहले होना चाहिए और क्रय मूल्य बाद में, तो 6:7 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए इस सवाल को पूछना थोड़ा सा हमने इसमें रख लिया है इस वजह से, क्योंकि आप देखिएगा तो जल्दबाजी में 7:6 भी आंसर कुछ बच्चे दे सकते हैं, इस वजह से हमने कहा इसको रख लेते हैं। ठीक है ना, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बाकी है सवाल एकदम आसान सा। अगला सवाल भी देखिए, एकदम आसानी से करने वाला है। लिखा हुआ है कि इस नंबर को भिन्न में बदलिए। जो नंबर बार बार आ रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो नंबर हमारा है 363636। यहाँ पर 36 बार बार आ रहा है इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। फिर बार जितने नंबर पे होता है उतने ही नीचे 9 लिख दिए जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में यही लिखा हुआ है। ऑप्शन में इसके अलावा और क्या लिख सकता था, 9 से अगर हम काट दें तो नीचे 11 आ जाएगा और 9 चौके 36 ऊपर 4 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन हो सकता था अगर एग्जामिनर देता तो, पर ये एकदम आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा किसी कस्बे की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या 18,750 है तो अगले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। इस वर्ष के प्रारंभ में पूछ रहा, हर साल कितने % से बढ़ रही है, तो 16% से बढ़ रही है। कह रहा इस वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या ये है, इसका मतलब 18,750 अभी है। अगले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी, मतलब कि इसे हमें 16% से क्या करना है, बढ़ा देना है। तो चलिए इसका 16% जल्दी से निकाल लेते हैं, है ना। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 18,750 16% बढ़ने का मतलब 116 और बटे 100, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं करने वाले, हम थोड़ा सा परसेंटेज जल्दी निकालना सीख चुके हैं, तो हम थोड़ा सा परसेंटेज में डील करेंगे। जैसे कि ये जो नंबर है इसका 10% हमें दिख रहा है, 1875 ये लिख दिया। इसी नंबर का 5% भी दिख रहा है हमको, ये 10% लिखा है हमने,
इस नंबर का हमने 5% भी लिख सकते हैं आसानी से। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। ये हमारे पास 5% आ गया। इस नंबर का हम 1% भी आसानी से लिख सकते हैं, वो कितना होगा 187.5। अब जोड़ लेते हैं, 5 5 10 हासिल आ गए 1, 7 7 14 15, 15 5 20 हासिल आ गया 2, यहाँ पे हो गया 10 और 10 20 हासिल आ गए फिर से 2, और ये हमारा हो गया फिर से 20 हासिल आ गए 2, आ गया 3। तो 3000 अगर हम बढ़ा देंगे इसमें, अगर हम इसमें 3000 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 0 5 7 8 3 11 हासिल आ गए 1 और 2। भाई उत्तर जो है ना वो 21,750 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 21,750 होना चाहिए, क्योंकि इसने कहा इस वर्ष की प्रारंभ की जनसंख्या जो है वो ये है। तो अगले वर्ष के अंत में, अगले वर्ष के अंत में कितनी होगी? तो क्या यह उत्तर भाई सही है? नहीं, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगले वर्ष बोला। देखिए ये इस वर्ष के प्रारंभ में है, तो इस वर्ष के अंत में कहना चाहिए था। अगले वर्ष के प्रारंभ में ये होता तो अगले वर्ष के अंत में ये होता। इसका मतलब अभी फिर से इसको हमें 16% से बढ़ाना है। फिर से निकालेंगे जल्दी से 16%। 10% दिख रहा है 21,75। इसका 5%, इसका आधा होगा, भाग करिए 2 से, 2 1 2, 0 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10। इसका 1% लिखेंगे, 1% होगा 217.5। फिर से जोड़ लीजिए 0, और यहाँ पे 7 7 14 15, 15 5 20 हासिल आ गए 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 और 10 8 18 हासिल आ गए 1, 3 1 4 और यहाँ पर 3। मतलब फिर से हमें इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है? इसमें हमें 3480 जोड़ना, मतलब 3480 जोड़ना है। 0 8 5 13 हासिल आ गए 1, 7 4 11, 11 1 12 हासिल आ गए 1, 3 1 4 1 5 और 2। अब जाके उत्तर आया है बिल्कुल करेक्ट, 25,230। ये सवाल का उत्तर है। ठीक, कई बच्चों ने इसमें ये समझकर, ये अगर ठीक से इस लाइन को नहीं पढ़िएगा तो गलती हो सकती है। इस वजह से इसको बहुत इत्मीनान से और आराम से करने वाला ये सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इस प्रश्न को देखिए भाई, ये प्रश्न एकदम आसान सा दिख रहा है, कह रहा है घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5, ऊंचाई 8 है। घनाभ के किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन काटा जाता है, तो शेष घनाभ का आयतन क्या होगा? पहले हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, 10 × 5 × 8, और इसमें से घन के आयतन को माइनस करेंगे, मतलब 5 का क्यूब। 5 × 40, 400 माइनस 125, तो उत्तर निकल के आ जाएगा 275। उत्तर निकल के आ जाएगा 275। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, कोई लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाए। देखिए वर्गाकार, वर्ग के आकार का मैदान है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब सारी भुजाएं 38 होंगी। तो अगर सारी भुजाएं 38 हैं तो कुल कितना दूरी दौड़ेगा वो? 38 × 4। इतनी दूरी दौड़ाना है उसको, है ना। और स्पीड क्या है उसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे 6 से काटेंगे 18 को, तो 6 × 18। अभी इसको हल करते हैं, तो 4 × 12 और 12 × 8 = 96, आ जाएगा 9, और 12 × 36, 36 9 45, और डिवाइडेड बाई
5, 5 से काट देंगे तो 91.2 सेकंड हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट था, जो मेन पॉइंट है जहाँ पर गलती हो सकती है वो ये है कि हमारी दूरी कितनी होने वाली है, वो चीज़ हम आसानी से और आराम से समझ पाएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है ये। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, 13वां प्रश्न है ये। आ जाइए, इसमें कह रहा है सी के एक साथ एक व्यवसाय में ए और बी क्रमशः 50,000 60,000 का निवेश करते हैं। सी का लाभ बी के लाभ का दुगना है। यदि कुल लाभ दिया गया है तो ए का लाभ पूछ रहा है। भैया ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। बोला है सी का लाभ बी के लाभ का दुगना है, मतलब बी अगर 1 लाख कमा रहा है तो सी 2 कमा रहा है। और यहाँ पर ए और बी का इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है रेशियो 5:6 में, मतलब ए अगर 5 है तो बी 6 होना चाहिए। हमने कहा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, 1 लिखा हुआ, तो हमने इसमें गुणा कर दिया और जैसे ही यहाँ पर 6 का गुणा किया हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जो हमारा फाइनल रेशियो निकल के आ गया वो आ गया है 5:6 दूना 12। ये रेशियो हमारा बन गया। इसी रेशियो में हमें इस लाभ को बांटना है। लाभ कितना है 23,000 बटे इसको जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, 23। और हमें पता करके बताना है ए का, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, इसलिए 5 का गुणा। हल करेंगे तो आंसर हमारा आसानी से कितना आ जाएगा, तो आसानी से हमारा मेरे भाई 5,000 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए भाई। अगला सवाल है कि 7 घंटियाँ हैं, 2, 3, 4, 6, 8 और 9 और 12 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। पहली बार 7:10 पर एक साथ बजना शुरू हुई वे घंटियां अगली बार। तो इसको करने का तरीका होता है कि हमें जो भी अंक दिए गए हैं, है ना, मिनट में कितने के अंतराल में बज रहा है, जितने जितने के अंतराल में बज रहा, इनका हमें निकालना है एलसीएम। इनका हमें एलसीएम निकालना है और फिर उसके बाद उसे मिनट में या घंटे में जितना भी आ जाए उसमें बदल के हमें हल करना है। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होगा 8 × 9 और कुछ बस 8 × 9 72, टोटल 72 मिनट आ गया। अगर टोटल 72 मिनट है तो इसे लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। बोलिए हाँ या ना। क्यों भाई, इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। तो 7:10 पे एक बार घंटी बजी थी, अब अगली बार बजेगी 1 घंटा 12 मिनट के बाद। तो 1 घंटा 12 मिनट के बाद कितना समय हो जाएगा, तो 8:22 मिनट हो जाएगा और यही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कह रहा यदि 85 और 255 के लघुत्तम समापवर्तक को इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है तो R का मान क्या होगा, है ना। R का मान क्या होगा ये बता रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जरा 85 और 255 का एलसीएम पता कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम पता कर लेते हैं। ये 85 जो है ना, इसको जब आप देखिएगा तो 17×5 है, 17 और 5। इसको अगर हम देखें तो इसमें 5 है, 5 से जब डिवाइड करिएगा तो 51 आ जाएगा और 51 के अंदर फिर से हमें दिख जाएगा 17 3 51 मतलब 3। तो एलसीएम कितना बनेगा हमारा, एलसीएम बनेगा, हर कैटेगरी के नंबर को ले लेते हैं, जैसे 17 5 और 3 गुणा किया तो हमने आ गया 255 एलसीएम। पर यहाँ पर इन्होंने एलसीएम को लिखा है 85R प्लस 255 और कह रहा है ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। बराबर है होना क्या चाहिए, बराबर है बोल रहा है, तो ये तो कट गया। तो इस हिसाब से यहाँ 85R बराबर तो 0 आ गया, तो R की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न आपके लिए, है ना।
कैसे इस सवाल को करेंगे ज़रा जल्दी से बताइएगा भाई, है ना। ये सीरीज इसलिए भी है कि ताकि आप जान पाएँ कि सवालों को किस तरीके से किया जा सकता है, राइट अप्रोच क्या होता है जो परीक्षा के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20% का रेट दिया गया है, 1.5 वर्ष का समय दिया है, मूलधन 20,000 रुपया दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होता है, ये बात ध्यान रखने वाली है, अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होती है। अर्धवार्षिक अगर हमारा संयुक्त होगा तो हमारा जो रेट 20% है ये अब क्या होगा, ये आधा होके 10% हो जाएगा। और जो समय हमारा 1.5 वर्ष का है, इसमें कितने 6 महीना है, तो इसमें आप कहेंगे सर 3-6 महीने हैं, इसका मतलब हमारे 3 टाइम स्लॉट बन जाएंगे। कितने टाइम स्लॉट बनेंगे, 3 बनेंगे। और 10% से 10% से और 10% से तीनों को क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा। मतलब मूलधन को अगर हम मूलधन का 10% निकाल के उसे 3 बार बढ़ा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। क्या आपको ये बात याद है कि अगर 10% से 3 बार बढ़ाते हैं तो टोटल 33.1% का इंक्रीज मिल जाता है हमें। क्या ये बात आपको पता है? अगर ये बात पता है तो क्या हम मूलधन का 33.1% निकाल देंगे तो उत्तर आ जाना चाहिए। तो मूलधन में ढेर सारे जीरो लिखे हैं और केवल एक ही 2 लिखा हुआ है। तो हमने कहा अगर 2 का गुणा करें, अगर 2 का गुणा करें तो 662 हमारा आना चाहिए और ये उत्तर में हमारे दिखना चाहिए। 662 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है और इसका सही होना एकदम तय है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे एकदम आसानी के साथ, इफेक्टिव रेट निकाल के हम आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है ना भाई। अपना आत्मबल बनाए रखिए, क्योंकि हमने देखा है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस 1-2 सवाल 3 सवाल देखने के बाद कहते हैं बस भाई हो गया अपना सिलेक्शन। तो भैया 1-2 सवाल से कुछ नहीं बात बनने वाली। 25 सवाल हैं। जो छात्र इस 1 घंटे में 25 सवाल की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, आप बताइए वो कैसे परीक्षा के लिए तैयारी किस हिसाब से कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। इसकी भाई तो आप ही लोग बताइए कि किस हिसाब से तैयारी करते हैं आजकल के बालक, है ना। लेकिन पेशेंस होना चाहिए। आप 1 मिनट 2 मिनट अगर पेशेंस नहीं दिखा पा रहे हैं तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। अब इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। अरुण पुरानी कार जो है इतने में खरीदी, मरम्मत में इतना खर्चा कर दिया और इतने में बेच दिया। अब जीरो को हम बेवजह नहीं लिख रहे हैं, हमने कहा कि 475 रुपया के अगर खरीदा है, 80 रुपया मरम्मत में खर्चा कर दिया, तो टोटल कितना उसका कॉस्ट पड़ा, जीरो नहीं 5। इनको जोड़ना है हमें जोड़ना है। तो 5 और 7 8 7 15 हासिल आ गए 1 और 5, 555 रुपया हमारा उसका क्या मिल गया, कॉस्ट मिल गया। बेच कितने में रहे, तो बेच रहे हैं हम 585 रुपया में सेल कर रहे हैं। हमें कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, हमें 0 और 3 30 का प्रॉफिट दिख रहा है। 30 का प्रॉफिट किस पे दिख रहा है, 555 में, और गुणा में 100 करते हैं, उत्तर हमारा आ जाना चाहिए। सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 111 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। अभी जो ये 111 है ना 111, ये ध्यान रखना कि ये 37 और 3 का कॉम्बिनेशन है, मतलब 37 गुणे 3 होता है। तो 6 से हमने 3 को 6 को काट दिया तो 3 दूना 6 और इसको काटा तो 37 आ गया। कुल मिला के 200/37, 37 से भाग करेंगे 5 बार में तो 5 सते 35 और 5 3 15, 15 3 18, 185 और बच जाएगा 15। पॉइंट लगा दिया तो आ गया 0। अभी कितने बार जाएगा भाई, अब तो 5 बार तो जा नहीं सकता। अच्छा क्या 1 बार जाएगा क्या, तो 1 बार तो नहीं जाएगा, ज़्यादा ही जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मतलब तीसरा ऑप्शन 5.41 ये इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऑप्शन का मदद ज़रूरी होता है, ठीक है। पेपर जब भी आप करें, प्रैक्टिस भी जब करें, तो आप ऑप्शन को ज़रूर ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर आइडिया लगता रहेगा ना कि कितना उत्तर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, है ना। ये प्रश्न बहुत शानदार है।
ये प्रश्न बहुत शानदार है। कई बच्चे तो ऐसे हैं ना, इसमें पॉइंट देख के, दशमलव देख के ना उनका बीपी लो और हाई हो जाएगा भैया, लो हाई। तो ये बीपी लो हाई करने वाला सवाल है। पर अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है और दोनों गुणा में है। तो हमने कहा अगर ये ए है तो ये भी ए है और यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर आ जाता है। अगर इसको हम बी कहें, ये भी बी कहें, तो यहाँ से हमको बी स्क्वायर आ जाता है। तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया कि अगर ए स्क्वायर दिख गया, बी स्क्वायर दिख गया, तो बीच में भैया 2ab भी तो होगा, 2ab होगा। अच्छा इसमें देखिए ए तो दिख गया है, ये ए के जगह पर 2b रख दिया इसने, 2b रख दिया। तो भैया बी तो हमको मालूम है ना कितना है, 0.04, और इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो उत्तर हमारा एकदम आराम से 0.08, ऑप्शन नंबर चौथा एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन ये दशमलव की वजह से कई सारे विद्यार्थी क्या है ना कंफ्यूज हो सकते हैं और अलग रास्ते पे निकल जाएंगे, गुणा करने निकल जाएंगे, है ना। ये गलत कर देंगे फिर उस तरीके से, तब जाके गलत कर देंगे। आ जाओ भाई अगला सवाल। अगला प्रश्न कह रहा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। भैया 2 अंक की होनी चाहिए। हमने कहा पहला नंबर 2 अंक का जो 5 से कटेगा वो है 10, और आखिरी नंबर जो 5 से कटेगा वो है 95, 2 अंकों का। इनका डिफरेंस बटे अंतर, 5-5 के अंतर पे हर नंबर कटता रहेगा, और +1। फार्मूला है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे डिफरेंस और +1। इससे हमारा क्या निकल के आता है, इससे हमारा आ जाता है संख्या, कितनी संख्या है। तो बस इसी को हल कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा 85/5, काटेंगे 17, तो 17 + 1 उत्तर हो जाएगा हमारा 18। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने ये आ गया। अगला सवाल भाई बेहतरीन सवाल, कैसा है सवाल, ये तो करा चुके हैं ना, सेम टू सेम उसी तरीके का है। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है भाई, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, इसका उत्तर आप बताइएगा क्योंकि इस तरह का एक सवाल हमने करा दिया है, इसी में करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 12 संख्याओं का औसत दिया गया है, यदि संख्या 52 भी शामिल कर दी जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 12 संख्याओं का जो औसत है वो 39 है या नहीं, आपने कहा बिल्कुल है, सवाल कह रहा है। इन्होंने कहा 1 जोड़ दिया इधर और ये अब हो गए 13, और हमें जोड़ना कितना है, हमें 52 जोड़ना है। तो हमने कहा कि 52 जोड़ना है, 52 जोड़ने का मतलब इसके पहले तो ये 33-39 होना ही चाहिए, मतलब जो ये एक जुड़ रहा है, ऐसे समझो, अगर जो ये एक जुड़ रहा है ये 52 के बजाय ये 52 ना होता, ये 52 के बजाय 39 होता ना, तो औसत हमारा 39 होता, आंसर भी हमारा कितना होता, 39 होता। लेकिन क्या है ना कि ये ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो ये 13 ज़्यादा है, और 13 ज़्यादा है तो इसको 13 लोगों में बांट देंगे, तो सबको कितना कितना देना पड़ेगा, 1-1 देना पड़ेगा। और इसलिए हमें जो औसत हमने 39 कहा था इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा 40 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चलिए करते हैं इसको, चलिए भाई करते हैं इसको। कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योगफल दे दिया है, इसका विकर्ण दे दिया 5 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शानदार सवाल है भाई, शानदार सवाल है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसने योग कहा ना, हमने कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, मतलब L + B + H का योग 8 दे दिया। विकर्ण दे दिया, विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H², ये बराबर इसने 5 दे दिया। हमने कहा इसको थोड़ा सा और हल करें तो L² + B² + H² बराबर 25 हो जाएगा। हमें L + B + H मिल गया,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिल गया। पूछा क्या इन्होंने पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या आपको ये तीनों ही चीज़ें देखकर कुछ याद आया क्या? बोलो भाई, क्या याद आया क्या? नहीं याद आया तो देखिए अभी याद दिला देते हैं। फार्मूला होता है एल प्लस बी प्लस एच का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, इसी में रख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 और एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर घटाएंगे मतलब -25 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का। तो अगर हम 64 में से 25 घटा दें तो कितना बचेगा भाई? 39 बचेगा और यही इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट और आसान उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सवाल फार्मूला पे आधारित था। अगर आप इन चीज़ों को लिख पाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप याद कर पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है इसमें। ठीक है ना, बाकी आप किसी और तरीके से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलात हो सकती हैं आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, करेंगे इसको। स्वरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 75,000 जमा करती है। 3 वर्ष बाद स्वरा को कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पे चाहिए इनको, 3 वर्ष बाद का चाहिए, है ना। और जमा कितना किया है? जमा किया है 75,000 रुपया। आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एक तरीका होता है 3-3-1 का मेथड, वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए जरा मैं यही मेथड, या फिर आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी लगा सकते हैं भाई, है ना, ये भी लगा सकते हैं। तो आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हों आप उस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। हमने कहा चलिए हम 3-3-1% वाला लगाते हैं। सबसे पहला काम 3-3-1 हमने लिख लिया। अब देखिए समझिए बात को। सबसे पहले 75,000 का हमें निकालना है 12%। कैसे निकलेगा 12%? कैसे निकलेगा? जल्दी से निकालना है हमें। तो हमने क्या कहा? हमने कहा एक काम करते हैं, 12,000 का 75% कर लेते हैं। और 75% का मतलब 3/4, 3/4। तो 4 से काटिएगा इसको तो 3 आ जाएगा, और 3 तिरिक का 9 मतलब 9,000। पहले लिखा 9,000। अब उसके बाद इसका लिखना है हमें 12%। 12% लिखना है। 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, 1%, और 12 9 108, 1080, ये आ गया। अब फिर से इसका 12% लिखना है। इसका 12% के लिए हमने कहा पहले 10% निकाल लिया, 108, और फिर 2% निकाल लेते हैं। तो इसका 1% होगा 10.8 और गुणा 2, तो 8 दूना 16 और 2 हो जाएगा हमारा 21.6, 21.6, 6921। तो ये हमारा आ गया इंटू 129.6। अब सबको हल करके और जोड़ना है, हमें सबको जोड़ना है। 9 तिरिक 27, 27,000, और यहाँ पे गुणा करेंगे 0, 8 तिरिक 24 और 3 एकन्नम 3। यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। 129.6 सबको जोड़ लो, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, तो 9 4 2 6 3 7 3 10 हासिल आ गए 1 3। उत्तर आ गया हमारे पास 30,369.6। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 3-3-1 कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया यहाँ पर और आसानी से उत्तर आ गया। आप और भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा तो आप उसको भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, एकदम आराम से उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दुगुनी कर देता है तो उसे बुरहान से 7 घंटे कम लगते हैं।
आप कैसे करेंगे इस सवाल को, पहले ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद जरा मैं इस सवाल को कैसे करता हूँ विद इन मिनट के अंदर ही लग जाएगा और एकदम शॉर्ट तरीके से। देखिए, सबसे पहले इसने कहा कि अनिरुद्ध अपनी चाल दुगुनी कर दे रहा है, मतलब 1 से चाल को 2 कर रहा है। ये दूरी तो कांस्टेंट है, तो हमने कहा अगर दूरी कांस्टेंट है तो इसका क्रॉस रिलेशन होता है, क्रॉस रेशियो टाइम का बनता है। ये टाइम का रेशियो बन गया, ये स्पीड का रेशियो था, क्रॉस रेशियो टाइम का बन गया। टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। रियल में डिफरेंस कितने का, 4 घंटे अधिक लग रहे थे, 7 घंटे कम लग रहे थे, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 और 7 15 घंटे का अंतर है। अगर हमें 2 का वैल्यू चाहिए तो 15 दूना 30 घंटे हो जाएगा, क्योंकि अनिरुद्ध का पूछ रहा है, अनिरुद्ध का पूछ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, 90 किलोमीटर है दूरी, इसको 3 घंटे से अगर हम भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। और बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अंत तक जो भी भाई मेरे अभी अंत तक देख रहे हैं वीडियो, उन्हीं को ये सवाल करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उन्हीं को इनका सलूशन देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत शानदार सवाल है, पढ़िए जरा एक बार, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों कह रहे हैं कि भाई ये सवाल अच्छा है। सवाल ने कहा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी एस परपेंडिकुलर है एस आर पर, आर वाई परपेंडिकुलर है मतलब लंब है पी एस। पी क्यू जो है 21 की है, पी एस 8 की है, और आर वाई जो है वो 12 सेंटीमीटर का, तो पी एस का मान पूछ रहा है। हमने एक बना लिया समांतर चतुर्भुज, ये हमने एक बना दिया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसने कहा, इसका पहले तो इनका नाम रख देते हैं, इनका नाम रख देते हैं। क्या क्या नाम है, पी क्यू आर और एस। इन्होंने कहा कि पी एक्स है जो एस आर पे लंब है, पी एक्स इधर आएगी, एस आर पे लंब है, तो एक हम लंब रेखा खींचेंगे यहां से पी से, ये हमने खींच दिया लंब रेखा, ठीक है। और एक लंब रेखा है आर वाई जो पी एस पे लंब है, आर वाई पी एस पे लंब, मतलब यहां से इस पे लंब है। सवाल देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है भाई। ये लो भाई लंब खींच दिया, ये 90 डिग्री का है लंब है तो। और यहाँ पर ये है पी एक्स और ये आर वाई है। 21 पी क्यू बता रहा है, मतलब ये 21 सेंटीमीटर है। पी एक्स पी एक्स जो है वो हमारा 8 का है, ये पी एक्स 8 का है। आर वाई 12 का है, आर वाई ये 12 का है। अभी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, पूरा खेल तो यहीं पे है। इसने पूछा है पी एस की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, पी एस की लंबाई। हमने कहा आप जरा 2 त्रिभुज पे फोकस करिए। पहला त्रिभुज पी एक्स एस पे फोकस करिए, पी एक्स एस पे फोकस करिए। और दूसरा त्रिभुज जो है वो फोकस करिए आप त्रिभुज आर वाई एस पे, त्रिभुज आर वाई एस पे। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक कोण तो समकोण है, कौन कौन सा, एक्स और वाई, मतलब ये दोनों बराबर है, बराबर है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये वाला जो कोण है ना, ये कोण, ये जो कोण है और ये कोण है, ये भी आपको बराबर दिखेगा, मतलब कि पी और आर भी बराबर है, ये पी और ये आर ये भी बराबर है। तो ऑटोमेटिक ये वाला जो कोण है ना इसके भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी बराबर हो जाएगा। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर ये एक दूसरे के सिमिलर हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं इनके सिमिलरिटी वाले तरीके से कि जो एस के सामने, मतलब इस वाले के सामने, इस वाले कोण के सामने भुजा कितनी है, 8 है इस त्रिभुज में। तो इस तरीके से इसी भुजा के सामने यहाँ 12 लिखा हुआ है, लिख दिया 12।
अब छोटे वाले त्रिभुज में जो पी एस है वो बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ये एस और आर, अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा, हमने कहा 21 होगा। हल करते हैं इसको, हल करते हैं। उल्टा लिख दिया क्या हमने? नहीं, आई थिंक सही लिखा हुआ। 4 से काटिए, 4 दूना 8 और यहाँ पे काटेंगे तो 4 3 12, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 और 7 दूना 14। तो पी एस का मान कितना निकल के आ जाएगा? 14 निकल के आ जाएगा। बहुत शानदार सवाल है, सिमिलरिटी का यूज किया गया है, सिमिलरिटी का इस्तेमाल करेंगे और भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? समरूप। समरूप का कॉन्सेप्ट लगाया गया। ठीक है, आरपीएफ, आरपीएफ आप समझिए कांस्टेबल का भाई क्वेश्चन है ये। कितना शानदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, दिल खुश कर देता भाई ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो सोल्यूशन मज़ेदार, मज़ा आ गया, आपको बहुत ही बढ़िया लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, हल करते प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।